हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। तो बच्चों, आज उसी सीरीज यानी निश्रित बैच में मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं और आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 9। तो बच्चों, आज हमारा पार्ट 9 रहने वाला है। तो बच्चों, हम आज बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। मैंने पार्ट 8 में आपको बताया था कि जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो यूकेरियोटिक के अंदर जो ऑर्गेनल पाए जाते हैं, वो मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। तो बच्चों, एक चीज और निकल के आई थी कि 4 ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं जो फंक्शन में कोऑर्डिनेट होते हैं। तो कौन कौन से थे वो थे बच्चों, पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, फिर उसके बाद कौन था, उसके बाद था बच्चों गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देन लाइसोसोम्स, देन वैक्यूल। तो ये 4 जो ऑर्गेनल होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। लेकिन बाकियों को अगर मैं बात करूं, इन 4 ऑर्गेनल को छोड़ दें तो बाकी सब जो ऑर्गेनल हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं। यानी वो साइटोप्लाज्म के अंदर तो होते हैं लेकिन उनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं होते। अब बच्चों, इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे जितने भी ऑर्गेनल हैं। तो पहला ऑर्गेनल आज पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम स्टडी किस किस की करेंगे इन चैप्टर में, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे हम, उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद लाइसोसोम को पढ़ेंगे, उसके बाद वैक्यूल्स को पढ़ेंगे बच्चों, देन माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे, देन क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे, देन न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। तो बच्चों, इन 7-8 और सेंट्रियोल्स को पढ़ेंगे, वेसल्स बॉडी को पढ़ेंगे, फ्लैजेला सीलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, डिटेल स्टडी करेंगे जितने भी ऑर्गेनल हैं उन सब की। तो बच्चों, अब चलते हैं पहले ऑर्गेनल पे। तो बच्चों, पार्ट 9 में मैं पहला ऑर्गेनल पढ़ाने जा रहा हूं आपको, उनकी एक एक एनसीईआरटी की लाइन क्रिस्टल क्लियर करूंगा, जो कि है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआर से भी इंडिकेट करते हैं। Electron microscope study of a eukaryotic cell reveal the presence of a network of reticulum of a tiny tubular-like structure scattered in the cytoplasm. That is called a endoplasmic reticulum. ये लाइन कह क्या रही है बच्चों? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आ जाने के बाद हमने क्या करा, यूकेरियोटिक सेल को देखा। अब जब हम नेकेड आई से देखते थे तो हमें कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी भी दिखाई नहीं देता था। क्यों? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, वो रेटिकुलम शेप है, यानी बहुत छोटा, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बहुत नेटवर्क है छोटे छोटे, ऐसे नेटवर्क हैं बच्चों। ये नेटवर्क हैं, ये आपको दिख भी रहे होंगे, ये नेटवर्क हैं बच्चों। तो मुझे बताओ, अगर माइक्रोस्कोप नहीं आया हुआ होता 1950 1950 में माइक्रोस्कोप आया था, कहां पढ़ा था आपने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा के आया था मैं, पार्ट 6 में शायद। तो वहां पर मैंने बताया था आपको कि जो माइक्रोस्कोप है उसके आ जाने के बाद बहुत सारे ऑर्गेनल की स्टडी हुई है। तो उनमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो थी एक और इंक्लूड हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों, ये लाइन ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के आ जाने के बाद हमने या साइंटिस्ट ने यूकेरियोटिक सेल की जब स्टडी की तो उन्होंने एक और ऑर्गेनल को रिवील किया, जो क्या था, एक नेटवर्क जैसा था, जिस रेटिकुलम था, बहुत टाइनी 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 नेटवर्क थे उसके, और वो क्या था, साइटोप्लाज्म में पड़ा था। जैसे आप सभी को पता है, ये सपोज करो प्लांट सेल या एनिमल सेल ले लिया, ऐसे ऐसे पड़े हैं। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो पड़े हैं बच्चों, ये ऑर्गेनल है, ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर हुआ पड़ा है और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो आपको पता है, एंडोमेम्ब्रेन। देन बच्चों, तो ये लाइन क्लियर। तो एक बार और पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम, नेटवर्क और रेटिकुलम मतलब एक ही है, ऑफ अ टाइनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चलते हैं आगे। तो बच्चों, इसको रब कर लें और फिर आगे चलते हैं। हेयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, सीधी सी बात है, थोड़ा सा मैं इसके डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों, आप एक सेकेंड,
बच्चों आपको ये डायग्राम दिख रहा है? बच्चों ये आपको डायग्राम दिख रहा है? ये हमारा साइटोप्लाज्म है, सपोज करो ये हमारा साइटोप्लाज्म है बाहर। ये आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस पोर्स है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो ये दिख रही है। बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो जुड़ा हुआ है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बच्चों इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये अंदर एक ये दिख रहा है और ये एक बाहर साइटोप्लाज्म। भाई ये सेल के अंदर में है, ये पूरा सेल मैंने ले लिया है। ये आपको एक कंपार्टमेंट अंदर दिख रहा है, एक बाहर दिख रहा है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिवाइड इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, जो अंदर का है उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। पहला ल्यूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहेंगे ल्यूमिनल। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। मुझे बताओ साइटोप्लाज्म ही तो बाहर। डन, अच्छे से क्लियर। जो अंदर वाला पार्ट है बच्चों, जैसे ये सपोज करो ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये ल्यूमिन है, ये साइटोप्लाज्म है। क्लियर हुआ होगा अच्छे से। इसको मिटाता हूं और लाइनों की ओर चलते हैं दोबारा से। तो बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट है वो दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड हुआ है। ल्यूमिनल जो इनसाइड ईआर है और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो क्या है, साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट है। डन बच्चों, अब चलते हैं अगली लाइनों की तरफ। The endoplasmic reticular often show ribosomes attached to the outer side। अब बच्चों थोड़ा सा समझो यहां पर, तो यहां नोट पैड की हेल्प लूंगा बच्चों थोड़ा सा, उसी के थ्रू आपको समझ आएगा। इसको मिटाते हैं। बच्चों जो हमारा ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। वो दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर। बच्चों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ये जो दिख रहा है, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। यहां पर आपको छोटे छोटे स्पॉट दिख रहे हैं बच्चों, ये दिख रहे होंगे। तो बच्चों ये जो स्पॉट्स हैं ये है इसमें राइबोसोम, इसकी सरफेस पर प्रेजेंट होता है बच्चों। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर ये छोटे छोटे स्पॉट्स जो दिख रहे हैं आपको, वो क्या है, राइबोसोम्स। तो बच्चों आर क्यों नाम पड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सरफेस क्या कर दी, रफ कर दी। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे सपोज करो हमने कोई सरफेस लिया, एक स्लाइड ली, उस पर हम क्या है चीनी के दाने बिखेर दें तो वो रफ रफ सी लगने लग जाती है, सीधी सी बात है। और वो खाली है तो वो स्मूथ। तो बच्चों लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नीचे देखो, ये एसईआर, ये आरईआर। बच्चों यहां पर आपको कोई राइबोसोम दिखा, नहीं दिखा, तो यहां पर क्या होंगे, राइबोसोम एब्सेंट। तो बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स मिलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट होंगे। बच्चों यहीं से क्या है, आपको पता है राइबोसोम का काम क्या था, पढ़ चुके हैं हम पार्ट 3 या 4 में। राइबोसोम का काम था बच्चों प्रोटीन को सिंथेसिस करना। किसको, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काम क्या होगा, प्रोटीन को सिंथेसिस करना बच्चों। लेकिन वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो यहां पर तो राइबोसोम है ही नहीं, और राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा नहीं, तो ये करेगा लिपिड और स्टेरॉइड्स को बच्चों। अब चलते हैं पैरा की तरफ। क्रिस्टल क्लियर, यही पैरा में लिखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितनी टाइप का है, दो, आरईआर एसईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें राइबोसोम्स पाया जाए रफ, जिसमें नहीं पाया जाए स्मूथ।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स है तो क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसिस, जबकि स्मूथ में नहीं है तो क्या करेगा, प्रोटीन को नहीं, लिपिड और स्टेरॉइड्स को। डन बच्चों, चलते हैं पैरा की तरफ। The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on the surface is called rough endoplasmic reticulum। बिल्कुल लाइन वही है, जिस पर राइबोसोम्स मिलेंगे उनको RER बोलेंगे। In the absence of ribosomes they appear smooth and called smooth endoplasmic reticulum यानी SER। क्लियर बच्चों, अब चलते हैं इनके फंक्शन की तरफ। RER is frequently observed in the cell। जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व हो रहा है इन सेल, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। तो प्रोटीन को बनाना और सीक्रेट करने का काम किसका है, RER का। समझ गए क्यों, राइबोसोम प्रेजेंट है उसकी सरफेस पर। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट बच्चों, ये इंडिकेट करा रहा था मैं, दोबारा देखो। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यू विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, यानी ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी से क्या आगे एक्सटेंड कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों अभी मैं डायग्राम दिखाता हूं आपको और अच्छे से फील हो जाएगा कि क्या कहना चाह रही है लाइन। तो बच्चों सीधी सी बात है, थोड़ा सा आते हैं ऊपर इन्हीं लाइनों के पोस्टमार्टम करने के लिए। बच्चों ये आपको न्यूक्लियस दिखा, ये न्यूक्लियर पोर दिखे, मुझे बताओ न्यूक्लियस किससे सराउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड से, अभी पढ़ोगे। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बच्चों, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही तो निकला है, देखो रेटिकुलर स्ट्रक्चर, यही तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, RER यही कह रहा है। डन बच्चों, चलूं लाइनों पे, तो इसको कर रहा हूं रफ और चल रहा हूं दोबारा से। तो बच्चों क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही आगे एक्सटेंड हो रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों फिर से एक बार लाइनों को रीड करते हैं। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यू विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो बच्चों ये लाइन भी आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यू विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अब स्मूथ की बात आ गई। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये लिपिड को सिंथेसिस करता है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसिस इन SER। तो एनिमल सेल में जो लिपिड है वो स्टेरॉयडल फॉर्म में मिलता है, स्टेरॉयडल हार्मोन के फॉर्म में मिलता है, तो उसको SER। तो बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेरॉयड और लिपिड को सिंथेसिस कौन करता है, तो सीधी सी बात है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन को सिंथेसिस का काम किसका है, RER का। तो बच्चों राधे राधे। आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो बच्चों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। और बच्चों 5000 क्वेश्चंस की सीरीज में ले आया हूं, 27 से 28 क्वेश्चन मैंने साइंटिस्ट जो भी बिफोर NCERT की यूनिट से पहले जितने साइंटिस्ट दे रखे हैं उनके बारे में जितनी भी लाइन है वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बच्चों। इन 5000 क्वेश्चन में से ही आपके नीट 2024 में सारे क्वेश्चन 90 या 100 जितने भी आते हैं सब बनने वाले हैं। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो ब्लाइंडली। तो मैं बहुत अच्छे से कंटेंट को लिख रहा हूं पहले, फिर आपके लिए ला रहा हूं। तो बच्चों मैं बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड आपको पूरा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। हमें PhD नहीं करनी किसी टॉपिक पे बच्चों, केवल हमें समझ के जाना है, क्योंकि जब आप MBBS करोगे 4.5-5 साल की, तो उधर आपको PhD कराई जाएगी। अभी बच्चों केवल क्या NCERT की लाइन पढ़ो और निकलो। सीधी सी बात है, अगर PhD करने लगोगे तो 5-7 अटेम्प्ट ले जाओगे। ये सीधा सा कहूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, इन 5000 क्वेश्चनों को लगा के जाओ, और जो NCERT की लाइन में 22 सीरीज में पढ़ा रहा हूं बच्चों उसको पढ़ के जाओ, कोई नहीं रोक सकता। और केमिस्ट्री की भी 1-2 दिन में मैं बोर्ड पर वीडियो जरूर लाऊंगा बच्चों। वहां पर मैं ऑर्गेनिक सोच रहा हूं स्टार्ट करने की, तो उसका थोड़ा कंटेंट लिख रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट करूं। मैं क्लास 12th से मैंने बोल दिया था, क्योंकि क्लास 11th नहीं आती है तो बच्चे थोड़े घबराते हैं कि क्लास 12th को कैसे पढ़ लेंगे, क्योंकि GOC और हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो बच्चों थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन वीडियो जरूर आएगी, और आएगी तो 10 से 20 दिन में मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा 4-5 जितने भी चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, फिर हम फिजिकल पे मूव ऑन करेंगे। तो राधे राधे बच्चों, आप सभी को मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से
शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।